नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ उषा और आज बात कर रहे हैं कि देश भर में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गज पार्टियों ने अपनी तैयारियां किस तरीके से तेज कर दी हैं। वहीं विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सामने भी एक बार फिर से अपनों में भरोसा पैदा करने के साथ पार्टी में रोके रखने की चुनौती भी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कांग्रेस विहीन बूथ करने का संकल्प ले चुके हैं। क्या इसका असर होगा, पहले ये रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस के सामने अपनों में भरोसा पैदा करने के साथ दल में रोके रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। जमीनी स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और वह पाला बदलने की तैयारी में हैं। बीजेपी के लिए यह स्थिति कांग्रेस विहीन बूथ के संकल्प को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। दरअसल वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं और उम्मीदवारों के चयन के दौर से गुजर रही हैं। वहीं अपने अपने संगठन और जमीनी स्तर की स्थितियों को मजबूत करने के लिए सभी तरह के दाव पेच आजमाने में पीछे नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने तो पार्टी में आने वालों से संपर्क स्थापित करने के लिए न्यू ज्वाइनिंग टोली तक बना दी है। इस टोली को पहली बड़ी सफलता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के संसदीय क्षेत्र खजुराहो के पन्ना जिले में मिली, जहां के शाहनगर क्षेत्र के 21 जनपद सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं स्टेट पॉलिटिक्स पर गौर करें तो पता चलता है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कांग्रेस छोड़कर कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसकी बड़ी वजह है कि क्योंकि कांग्रेस के भीतर बड़े नेताओं के खिलाफ नाराजगी चल रही है और आपसी समन्वय का अभाव बना हुआ है। हाल ही में मुरैना के पूर्व विधायक राकेश मवई भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई और नेता भी हैं इसी तरह की बयानबाजी करते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में कई अन्य नेता भी बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा राज्य के हर बूथ को मोदी बूथ के साथ कांग्रेस विहीन बूथ बनाने का संकल्प ले चुके हैं। राज्य में सबसे बड़ा दल बदल 2020 में तब हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी थी और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। उसके बाद कई और विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी और वे बीजेपी का हिस्सा बन गए। कांग्रेस में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने और संभावित दल बदल को लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा गया तो उनका कहना है कि सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधा हुआ नहीं है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान दल बदल की बयार चली और कांग्रेस के कई दिग्गजों ने बीजेपी का दामन थामा। अब एक बार फिर से दल बदल का माहौल बनने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है, तो दूसरी ओर राज्य की कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी और कम होते आपसी समन्वय के चलते कार्यकर्ता और नेताओं में निराशा बढ़ रही है। हर राजनेता की अपनी महत्वाकांक्षा है और उससे संभावना भी बीजेपी में नजर आ रही है, लिहाजा वे बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दल बदल का खेल आगे कितना खेला जाता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से पुराना जो इतिहास स्टेट पॉलिटिक्स का रहा है उस हिसाब से अपनों को साधने की जो कोशिश रही है कांग्रेस की वो नजर आई है, लेकिन इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हर बार हर चुनाव में देखा गया है। ज्यादा समय ना लेते हुए जो खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले उनका तारुफ में करा देती हूँ। बीजेपी से मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका मिलन जी। और दूसरी तरफ कांग्रेस से हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करेंगे मिलन जी आप ही की तरफ, क्योंकि जो पिछला इतिहास देखा है स्टेट पॉलिटिक्स का, जिस तरीके से दल बदल की नीति अपनाई गई है और इसका सीधा फायदा नेताओं को तो मिला ही है, लेकिन पार्टी स्तर पर बीजेपी को चुनाव में इसका बहुत ज्यादा फायदा देखा गया है। आप इसे किस तरीके से देखेंगे? मिलन जी, आपको सवाल सुनाई दिया? एक बार फिर मैं अपना सवाल आपको दोहराती हूँ। दरअसल जिस तरीके से स्टेट की पॉलिटिक्स पिछले दिनों हमने देखी है,
दल बदल की जो नीति है इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता रहा है, इसे आप किस तरीके से देखेंगे? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है मिलन जी तक। ठीक है, योगेंद्र जी की तरफ रुख करते हैं। योगेंद्र जी, आपका सवाल करिए, आवाज आ रही है जी? ठीक है, आपने सवाल सुना या मैं एक बार फिर दोहराऊं? हाँ, रिपीट कर दीजिए जी। जिस तरीके से दल बदल की जो राजनीति है पिछले समय में देखी गई है, विधानसभा चुनाव के पहले भी और अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते ऐसी सूचना मिल रही है कि बहुत सारे कांग्रेस से जो नेता है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हर बार इसका फायदा स्टेट पॉलिटिक्स में देखा गया है, इस बार इसे आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए निर्मित हो गई है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध करती है, लेकिन विरोध करते करते देश में जो देश की हित की बातें भी होती है उनका विरोध करते करते आज देश के विरोध में खड़ी करके दिखाई दे रही है। जिस प्रकार का वातावरण देश में निर्मित हो गया है तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उनके आंतरिक कलह सिर्फ इसलिए नहीं है कि सत्ता को पाना है, उनके आंतरिक कलह ये भी हो गई है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी विचार से भटक गई है और न नेता है न नीयत है, और एक परिवार तथा कथित गांधी परिवार के बंधुआ मजदूर के रूप में जिस प्रकार से काम करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, तो इसकी भरपाई भी कांग्रेस के नेता करते दिखाई दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेता राम राम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से विदा ले रहे हैं, तो ये बताता है कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, न विचार है, न नीयत है, न नेता है। तो ये इन तीनों का जब अभाव होगा तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं रह जाएगा। वो जिस प्रकार का एक एनजीओ और कॉर्पोरेट कल्चर वाली स्थिति जो कांग्रेस निर्मित हो गई है, उसका ही खामियाजा कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। तमाम तरह के नेता इनके छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब ये देश के विरोध में खड़े हो जाएंगे तो सबको अपना स्थिति की चिंता है। ठीक है योगेंद्र जी, बीजेपी का ऐसा मानना है कि न विचार है, न नेता है, न नीति है, यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी तो दूर की बात है, कांग्रेस को अपनों को ही मनाने की जो कोशिश है वो पहले करनी पड़ेगी। योगेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आई विश्रांत। योगेंद्र जी, मेरा सवाल था कि बीजेपी का ऐसा मानना है कि न कांग्रेस के पास विचार है, न नेता है, न नीति है, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी तो दूर की बात है, पहले आपको अपनों को ही साधना पड़ेगा। कांग्रेस एक विचारधारा है और ये वो विचारधारा है जो इस देश की आजादी के साथ ही चली थी, और ये विचारधारा हिंदुस्तान के हर समाज, हर वर्ग, हर को जोड़ती हुई देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश की महिलाओं को सुरक्षित करती हुई, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करती हुई कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली सोच है। और रहा जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विचारधारा है कि आज पूरे देश के अंदर किस तरह से आप देख रहे हैं कि ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से और किस प्रकार से प्रशासनिक एजेंसियों के माध्यम से हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को डराने का और धमकाने का एक सिलसिला सा चला हुआ है। किसी न किसी तरह से इस प्रकार की जो सामंतवादी सोच है उसके खिलाफ हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही विचारधारा है जो इस देश के रक्षार्थ, भारत माता की रक्षार्थ और इस राष्ट्र के संविधान को सुरक्षित करती हुई इस देश को एक प्रशस्त मार्ग दे सकती है, वो केवल कांग्रेस विचारधारा है। रहा कांग्रेस विचारधारा से लोगों को छोड़ने का सवाल, तो जो कांग्रेस की विचारधारा का है वो कांग्रेस को नहीं छोड़ता। यह बात स्वाभाविक है कि अवसरवादिता की राजनीति हिंदुस्तान में आज जिस तरह से बढ़ी है, और वो अवसरवादिता हो चाहे वो भय का माहौल हो, हर आदमी गांधी नहीं होता, हर आदमी गांधी की तरह दीवाना नहीं होता, हर आदमी गांधी की तरह लड़ने का माजदा नहीं रखता है। किसी न किसी मजबूरी के कारण, व्यवस्था के कारण, लाचारी के कारण वो कांग्रेस को अगर छोड़ता है तो वो संगठन को छोड़ता है, कांग्रेस की विचारधारा को नहीं छोड़ता। और कांग्रेस की विचारधारा हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व से लगाकर जमीनी कांग्रेस के कार्यकर्ता तक सशक्त है और मजबूत है। नेता कांग्रेस को छोड़ रहा होगा लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के पास खड़ा है। रहा बहुमत का सवाल, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है तो कांग्रेस के नेता टूट क्यों रहे हैं? सवाल ये भी है, क्योंकि ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि समय बहुत मिला कांग्रेस को। 2020 के पहले भी हमने देखा, जब राज्य के चुनाव थे उसके पहले भी हमने स्थिति देखी थी कि जब पहले ही तोड़ने की परिस्थितियों से वाकिफ हो चुकी है कांग्रेस, तो समय लोकसभा चुनाव तक आते आते बहुत मिल गया कांग्रेस को। तब तक ऐसी कोई नीति मजबूत क्यों नहीं बना पाई जहां पर कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी पर इतना भरोसा हो कि वो किसी और के प्रलोभन में ना आ पाए?
देखो, प्रलोभन एक अलग विषय है। आप प्रलोभन की बात कर रहे हैं, वो भी एक स्वाभाविक है, लेकिन प्रलोभन के अलावा आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र में अजीत पवार को कहते हैं कि 350 करोड़ का भ्रष्टाचार, और 350 भ्रष्टाचार की फाइल खुलने के पहले अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं और भ्रष्टाचार को धो के बाहर खड़े हो जाते हैं और पवित्र गंगा की तरह खड़े होकर सामने लेकर जाते हैं। तो जो एक भय का माहौल बनाया जा रहा है, जो डराने का काम हो रहा है, वो डराने का काम निश्चित रूप से प्रलोभन किसी अवसरवादी के लिए आवश्यक हो सकता है, और डरना किसी भ्रष्टाचारी के लिए कम हो सकता है, या किसी की कमजोरी भी हो सकती है। जब आदमी भय के माहौल के बीच में राजनीति करता है तो वह सत्ता से डर रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज संघर्ष कर रहा है, और यह संघर्ष सांप्रदायिकता के खिलाफ है, और यह वो संघर्ष है जो हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था। लेकिन यह संघर्ष अपने ही लोगों से है, इसलिए यह संघर्ष और कठिन हो जाता है, इसके मायने अलग हो जाते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहे हैं, और हम अपनी विचारधारा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो विचारधारा देश को जोड़ती है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। बात पर जवाब में मिलन जी से लूंगी, लेकिन बीच में एक रिएक्शन अवधेश जी आपसे भी चाहूंगी कि स्टेट पॉलिटिक्स जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखी है, वही पैटर्न हम देख रहे हैं कि अपनी तैयारी तो पार्टी एक तरफ कर रही है, लेकिन दल बदल की जो भी नीति हमने देखी है पिछले चुनाव से अब तक, उसका खासा असर हर बार देखा गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी और इस बार के लोकसभा चुनाव क्योंकि नजदीक है, कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। आपकी इसमें क्या राय है अवधेश जी? देखिए, ऐसा है, ये जो दल बदल का खेल चल रहा है, ये वास्तविक राजनीति का खेल नहीं है, ये तो सिर्फ अवसरवादियों का खेल है। हमेशा कांग्रेस एक विचारधारा की बात करती रही है, अपनी विचारधारा पे चलती है, गांधीवादी विचारधारा है, नेहरूवादी विचारधारा है। आप ये बताएं, क्या गांधीवादी विचारधारा ये कहती है आपको 55-60 साल मिला राज करने का कि गांव के लिए आप सड़कें नहीं बनवाएं, पीने के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराएं? क्या ये विचारधारा है? दूसरी बात, ग्रामीण लोगों का आप विकास नहीं करें, उनके रहने के लिए वो झोपड़े में रहें, उनके लिए आवास नहीं बनाएं, क्या ये गांधीवादी विचारधारा है? और दूसरी बात ये है कि भाजपा भी जो दल बदल करके उनको लोगों को स्वीकार कर रही है, उनके जो वो कार्यकर्ता जिनके कंधे पालकी उठाते उठाते छिल गए हैं, उनको वो संभाल नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस वालों को दल बदल करा के ला रहे हैं। जब वो वहां नहीं रहे तो आपके साथ क्या रहेंगे? ये अवसरवादी है। मुझे भोपाल का एक किस्सा याद आता है। मिलन जी बैठे हैं, आप और जादौन जी, आपको भी याद होगा, हसनत सिद्दीकी एक नेता हुआ करते थे भोपाल में, कांग्रेस के माने हुए लीडर थे स्टूडेंट लाइफ से, एनओसीआई के भी रहे। उसके बाद वो भाजपा में, वो 77 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हार गए थे, टोटल 127 वोट मिले थे। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ भाषण हुआ, बड़े प्रभावित हो गए, वो भाजपा में आ गए, भाजपा ने ले लिया और उनको दक्षिण भोपाल से चुनाव लड़ा दिया, और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी ईमानदारी से उन्हें जिताया, और वो 2-2.5 साल उसमें विधायक भी रहे। उसके बाद एकदम से राजीव गांधी आए और उनको फिर प्रभावशील भाषण सुना उन्होंने, और वो कांग्रेस में चले गए। फिर अर्जुन सिंह जी ने उनको विधायक बनाया वहीं से, और फिर उनको मंत्री बना दिया। तो ऐसी विचारधारा है। तो क्या इस विचारधारा से आम जनता का, जनता जनार्दन का भला होने वाला है? आप कोई ऐसा विकास का, अभी जैसे मध्य प्रदेश सरकार है, 1.5-2 महीने तो हो गए चुनाव हुए, 1.5-2 महीने हो गए पूरे, 2 महीने में आपके घोषणा पत्र के किस बिंदु का पालन हुआ है? ठीक है, आप बताइए। सिर्फ आप शिलान्यास, भूमि पूजन ये सब कर रहे हैं, आप एक भी बिंदु आपकी धरातल पे उतरी हो तो आप बता दीजिए। तो बताइए मिलन जी, जनता सब मिलन जी के पास आएंगे। मिलन जी, जिस तरीके से आपको जो जनता, योगेंद्र जी भी कह रहे हैं, पहले इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। योगेंद्र जी का कहना है कि बीजेपी तोड़ने का काम करती है, राजधानी, और दूसरा अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात को यहाँ पर, ऐसा संभव नहीं है जी। ठीक है मिलन जी, अवधेश जी की बातों को आपने सुना होगा। जब आपकी पार्टी ये कहती है अलग अलग मंच पर कि आपके पास विचार धारा भी है, नीति भी है और नेता भी है, तो ऐसी कहां जरूरत पड़ गई कि दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करना, और जब वो दूसरी पार्टी के नहीं हुए तो आपकी पार्टी के कहां से होंगे? 2020 में राज्य का सबसे बड़ा जो फेरबदल हमने देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन उनका फ्यूचर क्या? और दूसरी चीज, जब नीति नेता की बात अगर बीजेपी करती है तो वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आता? योगेंद्र जी भी इसको लेकर के सवाल पूछ रहे थे कि आखिर
तोड़ने का काम हर बार बीजेपी क्यों करती है? देखिए, तोड़ने का आधार क्या है, ये वक्तव्य देने से पहले ये बताना चाहिए कि किन बिंदुओं पर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, हमारा काम तो जोड़ने का है। जो विकास आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में करती आई, आज वही विकास आधारित राजनीति देश में हो रही है। तोड़ने का काम तो आपके नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। आखिर चीनी जासूस से मिलकर देश के खिलाफ कौन सियासत करता है, या गुप्त यात्राओं पर जाकर ये राहुल गांधी विदेश में जाकर पाकिस्तानी एजेंटों के साथ बैठकर कौन गुफ्तगू करता है? तो ये तो जवाब आपको देना चाहिए। देश का सैनिक पाकिस्तान सीमा में घुसकर आतंकियों को ठोक कर आता है, तो सबूत तो आपके नेता मांगते हैं। अब लोकतंत्र और जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उस लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन तो आपने बार बार किया। विपक्ष में रह के जहां आप हारते हैं वहां ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, और जहां जीतते हैं वहां चुपचाप रहना। तो सत्ता सिर्फ क्या आप भ्रष्टाचार के लिए करते हैं, और विपक्ष में रहने के बाद आप झूठ बोलते हैं? तो किस आधारित राजनीति, कौन से विचार की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसको लेकर वो चलना चाह रही है? देखिए, ठेकेदार प्रथा पे है। पहले माँ 22 साल अध्यक्ष रहती है, माता जी हटती है तो बेटा बन जाता है, फिर बेटे का मन भर जाता है तो फिर किसी नए को ले आते हैं, फिर माता जी कार्यकारी अध्यक्ष हो जाती है। तो ये तो खड़गे जी इनके अध्यक्ष है, इनसे पूछिए कि इनके अब खड़गे जी बड़े हैं या सोनिया गांधी जी बड़ी है। तो आज बता दें कि रिमोट कंट्रोल से तो खड़गे जी चल रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के बाद जो इनके बड़े नेता हैं, वो कोई कह रहा है कि साहब आस्तीन के साफ है, कोई कह रहा है साहब बेईमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बाहर निकालिए। और तो और अब तो खड़गे साहब और आगे निकल गए कि साहब कार्यकर्ता कुत्ते की तरह लेकर आइए। मतलब कुत्ते की तरह क्या भैया? कार्यकर्ता क्या कुत्ता है, जानवर समझ रहे हैं? मतलब कांग्रेस की मानसिकता यहाँ स्पष्ट नहीं है, न नेता है न नियत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, इसलिए इस हश्र से गुजर रही है। और रही बात जनता के किए वादों की, देखिए जब हम सरकार में आए और हमने जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया, तो संकल्प पत्र का पहला जो वाक्य था हमारा, तेंदुपत्रा संग्राहकों के 3,000 से लेकर 4,000 की राशि करके हमने उस संकल्प को पूरा किया। और आप देखिएगा दिन प्रतिदिन हम एक एक संकल्प को पूरा कर कर इन 5 वर्षों में जनता से किए जो वादे हैं उनसे अधिक जाकर मध्य प्रदेश का विकास करेंगे और देश हित की राजनीति करेंगे। अब विचार तो कांग्रेस को करना होगा, क्योंकि इनकी अंतरकलह एक दूसरे को कूटने की बन गई है। क्योंकि जीतू पटवारी जी नई ठेकेदारी लेकर आए हैं, तो जीतू पटवारी जी सामने तो दया संकट है। एक भी नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं लोकसभा चुनाव में। यानी आपके कहने का मतलब है कि कांग्रेस को फॉर्मेटिज्म पर जाना पड़ेगा, पहले फॉर्मेटिज्म पर काम करें। चुनाव से भाग रहे नेता और कांग्रेस का कार्यकर्ता जो हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा है, वो घर में कैद हो गया है, तो उनको निकालना और फिर नई टीम का गठन करना, तब तक तो चुनाव हो जाएंगे और फिर कहेंगे साहब ये तो ईवीएम की सेटिंग है। मतलब आप ना नेता खड़ा कर पाए, ना प्रत्याशियों को चयन कर पाए, ना मुद्दों को आधारित राजनीति कर पाए, और फिर कहेंगे ईवीएम का दोष है साहब। तो ये दोष तो सारा आपका है। आप कर क्या रहे हैं? आप रण में उतरिए तो जमीन पर राजनीति तो करिए, जनहित की राजनीति करिए। और रही बात जवाब ले लेते हैं योगेंद्र जी से, जिस विचार को लेकर चल रहा है उसमें विकास आधारित राजनीति है, देश का हित है। उस विचार को स्वीकार करके यदि हमारे साथ कोई काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है साहब। हमें तोड़ने की आवश्यकता, हम तो पूर्ण बहुमत में है मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें देश के साथ और विकास की अवधारणा के साथ जो विचार को अपनाकर चलना चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मनभेद इस स्तर के नहीं हो जाए, मतभेद इस स्तर के नहीं हो जाए कि आप एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। हम तो चाहते हैं कि कंधा से कंधा मिलाकर आप विकास की अवधारणा में हमारा साथ दें, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भूमिका निभाएं। योगेंद्र जी से भी रिएक्शन इसको लेकर के जान लेते हैं। योगेंद्र जी, सीधे तौर पर मिलन जी कह रहे हैं कि फॉर्मेटिज्म पर अब काम करना होगा, क्योंकि वही बात उन्होंने भी दोहराई है कि समय बहुत मिला जब कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी दल बदल की जब जो नीति अपनाई गई थी उसका असर दिखा, चुनावी नतीजों में नजर आया। जब एक बार फिर से इस बात को लेकर के हवा चल रही है कि दल बदल हो सकता है, बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में हैं। जब पहले से इन बातों को जानती है कांग्रेस, तो फॉर्मेटिज्म में यानी कि तैयारियों में, नीतियों में क्यों बदलाव नहीं कर रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य लक्ष्य है वो हिंदुस्तान में किसी विचारधारा के साथ नहीं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। उनका एक सिंगल टारगेट है, वो एक ही लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि हम सत्तासीन रहे, सत्ता हमारे पास आना चाहिए, वो किसी भी तरीके से आए। उनके संपर्क में आप कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं, उनके संपर्क में पीडीपी के नेता भी थे।
हिंदुस्तान की आजादी के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी जब हिंदू महासभा के साथ आई थी, तब से वो एक नारा लगाते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या में शामिल जो लोग थे, उन्हीं की पार्टी के साथ सरकार बनाई, पूरे देश ने देखा। आधी रात को आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, पूरे देश ने देखा। आपने गोवा में गठबंधन तोड़फोड़ करी, आप देखा। केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, समूचे हिंदुस्तान में देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल सत्तासीन होने के लक्ष्य को लेकर फिर भी हिंदुस्तान में किसी भी प्रकार की राजनीति करने को तैयार है। और जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके नेता क्यों लड़ रहे हैं आपस में? जनता के हित की बात आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपका हज इस स्थिति में क्यों आ गया है कि कांग्रेस पार्टी आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और वही जीतू पटवारी जी जो तेल लेने जाने की भावना रखते हैं और कांग्रेस को जूते मारते हैं, क्या उसको अपना कर आगे बढ़ रहा है? यहाँ पे कोई भूमिका ये तो जान बताइए। बीजेपी का एक तरफ कहना है कि उनके पास ये विचार भी है, नेता भी है, नीति भी है, यानी कि काम करने की क्षमता है उनके पास, इसलिए जनता उन्हें बार बार पसंद कर रही है। लेकिन कांग्रेस का एक तरफ ये कहना है कि लगातार बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जब पहले से ही पार्टी ये जानती हो कि कमी कहाँ है, तो उसका हल क्यों नहीं ढूंढ पा रही? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त पार्टी है, उसके अलावा उसके देखिए मिलन जी, आपको याद होगा भाजपा में दो युग पुरुष हुआ करते थे, एक अटल जी और दूसरे अभी अडवाणी, आदरणीय अडवाणी जी अभी जीवित है। मैं कांग्रेस से ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों, इनकी विचारधारा भाजपा में चलती थी, इन्होंने हिम्मत की, अडवाणी जी को घर बैठाया। आप भी हिम्मत करिए, आपके जो ऊर्जा केंद्र एक बार उनके बाहर तो निकल के देखिए, लोग आपको लाइक करेंगे। लेकिन आप तो एक ही ऊर्जा केंद्र की परिक्रमा लगा रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा के लिए मैं जनता की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको दल बदल ही कराना है तो आप दिग्विजय सिंह जी को ले आइए, कमलनाथ जी को ले आइए, क्या छोटे मोटे मोहल्ले के नेताओं को आप लेकर के आ रहे हैं? एक विकेट आपने गिराया था सिंधिया जी का, आप सरकार से बाहर हो गए थे, फिर सरकार में वापस आ गए थे। और कांग्रेस के लिए तो मैं बता ही चुका कि कम से कम आप एक लैंप पोस्ट ऐसा बनाइए जिसकी रोशनी में कांग्रेस फिर से वो ऊंचाइयां पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप तीनों ही मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बहरहाल लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गज पार्टियों ने अपनी तैयारियां किस तरीके से तेज की हैं, वहीं विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के सामने एक बार फिर से अपनों पर भरोसा पैदा करने के साथ पार्टी में रोके रखने की चुनौती भी बड़ी है। देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से नेताओं को रोकने की कोशिश कांग्रेस सफल कर पाती है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में तय, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।